सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं और इनको याद करने में सबको प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम वर्ड्स को याद करने के डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि सेंटेंस में यूज करके हम वर्ड्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस को सोल्व करने की राइट अप्रोच की भी हम बात करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने के लिए इस मेथड का ज़्यादातर यूज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले किसी वर्ड का हिंदी में मतलब देखते हैं, उसके बाद हम उसके 4-5 सिनोनिम्स और 4-5 एंटोनिम्स पढ़ते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। ये मेथड रिवीजन के लिए तो ठीक होता है, क्योंकि इस मेथड से हम वर्ड्स का रिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए मेथड यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि हम एक वर्ड के साथ साथ 5-10 और नए वर्ड याद करने पड़ते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है और हम ज़्यादा टाइम तक इसको कंटिन्यू भी नहीं रख पाते हैं। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब हमें कुछ वर्ड्स पहले से पता होते हैं और हम रिवीजन के लिए फटाफट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसी वर्ड के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। इस मेथड में हम एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस करते हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करते हैं। जैसे बैरियर का हम सिनोनिम देखेंगे और उसको याद कर लेंगे, लेकिन इस मेथड में भी ऑप्शन में जो वर्ड होते हैं वो मिस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये मेथड भी सिर्फ रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग में हम वोकेबलरी कैसे बिल्ड करें, वर्ड्स को कैसे याद करें जिससे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो उसकी हम बात करते हैं। तो हम सेंटेंस मेथड देखते हैं। ये स्टार्टिंग में वर्ड्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप इस तरीके से कम 100 वर्ड्स याद कर लेते हैं, तब आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वर्ड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वर्ड लेते हैं, उसके बाद उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। जैसे ऑब्वियस का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। उसके बाद हम उस वर्ड का हिंदी में मतलब देखते हैं। ऑब्वियस मतलब जो आसानी से दिखाई दे, स्पष्ट। उसके बाद हम उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैसे देयर इज़ नो ऑब्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कोई स्पष्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन के साथ ऑब्वियस को याद करेंगे। जैसे ऑब्वियस सॉल्यूशन मतलब स्पष्ट सॉल्यूशन। तो सिंगल वर्ड की जगह पर हम वर्ड को अगर कॉम्बिनेशन में याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहते हैं और उनके क्वेश्चंस भी हम आराम से सोल्व कर पाते हैं। उसके बाद हम ऑब्वियस के वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं करेंगे जो हमें नहीं पता। हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर फोकस करेंगे जो हमें पता है। जैसे ऑब्वियस का सिनोनिम क्लियर होता है, ये सबको पता होता है, और एंटोनिम हिडन होता है। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ एक वर्ड पर फोकस करना होगा और हम सिर्फ एक वर्ड याद करेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम वर्ड्स को आगे भी याद कर पाएंगे। तो अब हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इन वर्ड्स का मतलब देखेंगे और उनको याद करेंगे। साथ ही साथ हम उस अप्रोच की भी बात करेंगे जिस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फर्स्ट वर्ड लेते हैं कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना, और ये हमें पता होता है कि छिपाना को हम हाइड भी बोलते हैं। तो हम वर्ड को याद करने के लिए इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इस वर्ड को हिंदी वाले सेंटेंस में यूज करके भी याद कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं बात को कंसील करने की कोशिश मत करो, मतलब बात को छिपाने की कोशिश मत करो। तो यहाँ से अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट होती है और वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और हम वर्ड का मतलब बता पाते हैं। अब हम सेकंड वर्ड की बात करते हैं, हिडनिस्ट। हिडनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। ऐसा इंसान जो प्लेजर्स, सुखों में इन्वॉल्व रहता है, जिसके लिए संसार के सुख की मेन चीज़ होती है, मेन फोकस उसका सुखों पर होता है, उसको हम बोलते हैं सुखवादी। तो याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि वह तो बहुत बड़ा हिडनिस्ट है, मतलब सुखवादी है, वो प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए रहता है, जो कुछ क्षण के लिए रहता है उसके बाद खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इफेमरल। और इफेमरल को हम टेम्परेरी भी बोल सकते हैं। तो हम इफेमरल को प्लेजर्स के साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि प्लेजर्स कैसे होते हैं, इफेमरल, थोड़ी देर के लिए रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हैकनीड। हैकनीड का मतलब होता है बोरिंग, नीरस, जो इंटरेस्टिंग नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हैकनीड। जैसे अगर एक ही मूवी में बार बार एक ही तरह के डायलॉग आपको देखने को मिले तो वो क्या हो जाएंगे, बोरिंग, हैकनीड। अब हम बात करते हैं असेटिक। असेटिक का मतलब होता है सन्यासी, जिसने संसार के सब सुखों को त्याग दिया, जो सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं असेटिक। याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि संत लोग या फिर साधु संत असेटिक होते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका मतलब हमें पहले से पता होता है, जैसे परमानेंट मतलब स्थायी। अब हम बात करते हैं रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट कर देना या उजागर कर देना। जैसे कोई सीक्रेट को उजागर कर देना या फिर कोई छुपी हुई बात को किसी को बता देना, उसको हम बोलते हैं रिवील करना। जैसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मेरा नाम रिवील मत करना, मतलब मेरा नाम उजागर मत करना। और ओरिजिनल का मतलब होता है नया या फिर रोचक। तो अब हमें इन 8 वर्ड्स का मतलब पता है। अब हम बात करेंगे इधर के 4 वर्ड्स, इधर के चारों वर्ड्स के एंटोनिम है। तो इसी तरीके से जब कई सारे वर्ड्स हम याद कर लेते हैं तो हम वर्ड्स की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कनेक्ट करना सीख जाते हैं और अपने आप हमें आइडिया आने लगता है। जैसे कंसील का एंटोनिम होगा रिवील। कंसील मतलब छिपाना और रिवील मतलब प्रकट कर देना। जैसे हिडनिस्ट मतलब सुखवादी, जो प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहता है, तो हिडनिस्ट का एंटोनिम होगा असेटिक, जो सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है।
इसी तरीके से इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए रहता है, और परमानेंट मतलब स्थायी। तो इफेमरल और परमानेंट एंटोनम होंगे। और हैकनीड मतलब बोरिंग, जो इंटरेस्टिंग नहीं होता उसको बोलते हैं हैकनीड, और जो इंटरेस्टिंग होता है और नया होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल। तो हैकनीड और ओरिजिनल एंटोनम होंगे। अब हम कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना या सुधार करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, तो अमेंडमेंट क्या होगा, इसी का नाउन फॉर्म होता है। अमेंडमेंट मतलब सुधार, अमेंड वर्ब होता है और अमेंडमेंट नाउन होता है। तो हम इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। जैसे उसने सिचुएशन को अमेंड करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है नयापन लाना, जैसे कुछ नया करना। और हम सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे हमें अपना घर रिवैम्प करना चाहिए, मतलब घर में कुछ नयापन लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्हांस। इन्हांस का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। जैसे हम बोलते हैं हमें नॉलेज को इन्हांस करते रहना चाहिए, मतलब नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। और डिमिनिश का मतलब होता है कम होना या कम करना। जैसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट डिमिनिश हो रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिबिल्ड। रिबिल्ड का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, मतलब किसी प्रोजेक्ट को या किसी घर को सुधार करना, उसमें कुछ नयापन लाना, उसको हम बोलते हैं रिबिल्ड। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे हम यूज करते हैं कि हाइट को इंक्रीज करने के लिए क्या करें, उसी तरीके से रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। और ये भी आपने सुना होगा कि इस तरीके से बोला जाता है कि वेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करें। और मॉडिफाई मतलब सुधार करना। तो किसी चीज़ को कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाई करना। अब यहाँ से देख के हमें पता लग रहा है कि ये चार वर्ड्स, इन चार वर्ड्स के कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं कौन सा वर्ड कौन से वर्ड का सिनोनिम है। अमेंड मतलब संशोधित करना या सुधार करना, तो अमेंड और मॉडिफाई सिनोनिम होंगे। रिवैम्प मतलब नयापन लाना, मतलब कुछ नया करना, तो रिवैम्प और रिबिल्ड, रिबिल्ड मतलब पुनर्निर्माण करना, दोनों भी सिनोनिम होंगे। इसी तरीके से हम बता सकते हैं इन्हांस और इंक्रीज सिनोनिम होंगे, क्योंकि इन्हांस और इंक्रीज दोनों का मतलब होता है बढ़ाना। और डिमिनिश मतलब कम होना, और रिड्यूस मतलब भी कम करना या कम होना, तो ये दोनों भी आपस में सिनोनिम होंगे। तो इसी अप्रोच के साथ हम एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जब हमारे दिमाग में कई सारे वर्ड्स होते हैं तो हम अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं और हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम हम बता पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले कई सारे वर्ड्स को याद करें, उसके बाद हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और उनका रिवीजन करें। तो अगर आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसमें हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए कई सारे वर्ड्स को याद करेंगे। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।